हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स आज के हम इस वीडियो में हम कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पर पढ़ेंगे। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो रेजिस्टेंसेस को हम दो तरीकों से कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहले उसको हम कर सकते हैं कंबाइन इन सीरीज और कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल्स। एक सर्किट में आप एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, करना पड़ता है। तो उस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ये एक सर्किट बनाया, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर लग गया, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर, इस तरह से डिफरेंट कम्बिनेशन में, और ये सर्किट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस होगा, वो कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंसेस जो आपने इसमें इस्तेमाल किए वो किस तरह से कंबाइन किए हुए हैं। आर दे पैरेलल, आर दे इन सीरीज कम्बिनेशन या मिक्सड कम्बिनेशन में है। तो इस तरह से तो हमें फिर उसमें टोटल करंट कितना होगा उस सर्किट में, उस सर्किट का में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वो सब कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि कम्बिनेशन किस तरह की है रेजिस्टेंसेस की। तो रेजिस्टेंसेस इन, सबसे पहले हम इसमें ले लेंगे व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनकी नेट रेजिस्टेंस क्या होगी। इफ द रेजिस्टेंसेस इन ए सर्किट आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनकी नेट रेजिस्टेंस क्या होगी। या किसी सर्किट में रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन है वो मिक्सड हो सकती है, सीरीज भी पैरेलल में भी। तो पहले हम सीरीज वालों को देख लेंगे कि उनकी नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी, फिर कंबाइन का, फिर उनको पैरेलल वाले जो होंगे उनकी नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी, फिर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इस कैलकुलेशन से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर सपोज अगर आपके पास एक रेजिस्टर है एक सर्किट में जुड़ा हुआ, या आपने इसको, ये दो रेजिस्टेंस मान लेते हैं, दो रेजिस्टेंसेस हैं, ये है R1 और ये है R2। ठीक, पोटेंशियल V दिया, यहां से करंट I फॉर एग्जांपल फ्लो हुआ, तो ये करंट I यहां पर पहुंच जाएगा इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर पहुंचने पर क्या होगा, ये करंट यहां R1 से पहले इसको फ्लो होना पड़ेगा। लेकिन ये R1 क्या कर लेगा, ये R1 इसको रेजिस्ट कर लेगा, फ्लो ऑफ चार्ज इसको रेजिस्ट करेगा, या फ्लो ऑफ करंट को ये रेजिस्ट करेगा। लेकिन ये I जो यहाँ पर पहुंचा, करंट I यहाँ पर जो पहुंचा, इसको तो यहाँ से फ्लो होना ही है, क्योंकि ये रुक नहीं सकता। यहाँ पर जितने चार्ज यहाँ से फ्लो हो गए उनको ये क्रॉस करना ही पड़ेगा या रेजिस्टर, क्योंकि हमारे पास है एक लॉ, किरचॉफ्स लॉ, अगले चैप्टर, इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। उसमें कहा गया है कि जितनी एक पॉइंट पर जितनी करंट एंटर हो गई उतनी ही उसको लीव करना है। तो यहाँ पर कोई चार्ज रुकेगा नहीं, जितने चार्जेस यहाँ पर पहुंच गए उन सबको ये रेजिस्टर क्रॉस करना है। अब ये रेजिस्टर उनको अपोज कर रहा है फ्लो करने के लिए, तो पीछे से, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ये पोटेंशियल का जो सोर्स है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर इसको पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को वो मूव करेंगे। तो जितना ये रेजिस्ट करेगा ये रेजिस्टेंस, उतना यहाँ पर पोटेंशियल देना पड़ेगा, तो उतना यहाँ पर कंज्यूम होगा पोटेंशियल, उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। तो मान लीजिए ये एक यहाँ पर एक, सपोज ये एक पाथ है, फ्री पाथ, आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना चाहते हैं। अगर ये बिल्कुल कुछ इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है तो ये इजीली फ्लो होगा। लेकिन अगर इसको इस ऊट पटाख रास्ते पे चलना होगा तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो ज्यादा एनर्जी यहाँ से ले लेगा पोटेंशियल से, फिर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर इसको ज्यादा एनर्जी और ज्यादा एनर्जी। तो ये एनर्जी कहाँ से ले लेगा, पोटेंशियल से, सोर्स ऑफ पोटेंशियल से। तो सोर्स ऑफ पोटेंशियल, इसके लिए जितना रास्ता खराब होगा एनर्जी यहाँ पर इसकी ज्यादा जाएगी, पोटेंशियल वोल्टेज इसकी, पोटेंशियल सोर्स की। तो जितनी ज्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पर ज्यादा, मान लीजिए रास्ता खराब है
तो उस खराब रास्ते को क्रॉस करने के लिए वो यहाँ से पोटेंशियल ले लेगा। तो जितना ये इसको चाहिए ये रास्ता क्रॉस करने के लिए, उतना वो यहाँ से पोटेंशियल ले लेगा और वो उतना पोटेंशियल इसमें खर्च हो जाएगा, उतनी एनर्जी इसमें खर्च हो जाएगी। तो जितना एनर्जी इसमें खर्च हो जाएगी, जितना पोटेंशियल यहाँ पर खर्च हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर R1, अक्रॉस R1। यानी कि इस V में से कुछ पोटेंशियल यहां पर खर्च हो गया R1 को क्रॉस करने के लिए। और फिर इसी तरह से ये इन इलेक्ट्रॉन्स ने, इस करंट ने R1 को क्रॉस किया, अब उसको R2 पे जाना है और R2 उतना एनर्जी ले लेगा जितना इसको यहां पर इस रजिस्टर को क्रॉस करने के लिए चाहिए, इस करंट को। तो जितना यहां पर पोटेंशियल इसने कंज्यूम किया R2 ने, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2। तो अब ये V पोटेंशियल जो हमने दे दिया वो यहाँ पर दो रजिस्टर्स के अक्रॉस कंज्यूम हो गया, खर्च हो गया। कुछ इसमें कंज्यूम हो गया, कितना हुआ कंज्यूम, जितना इसकी रेजिस्टेंस थी उसी हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस R1। फिर बाकी जो बचा वो इसमें कंज्यूम हुआ। तो ये बात आप यहाँ पर इसको समझने के लिए जरूरी है कि करंट जितनी यहाँ पर आ गई उतनी इसको यहाँ से फ्लो करना है। अब ये रेजिस्टेंस जो अप्लाई कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है रेजिस्टर, उसके लिए यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ है, तो वो पोटेंशियल को ओवरकम करेगा, सॉरी ये पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगा। तो ये बात आपको मैं बताना चाहता। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि अगर आपके इस तरह से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो जितनी करंट यहाँ से एंटर होगी उतनी ही यहाँ पर लीव होगी और उतनी इसी में, इसमें भी R1 में मान लो करंट I फ्लो हुआ तो करंट I R2 में भी फ्लो होगा। जितना यहाँ फ्लो हुआ करंट उतना ही यहाँ भी फ्लो हुआ करंट होगा करंट, क्योंकि करंट किसी जगह पर स्टॉप नहीं हो सकता है। तो अब इसी बेस पे हम आगे देखेंगे। अब देखिए रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, आप ये फिगर को देख लीजिए, ये मैंने जो बनाया कि डिफरेंट रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ये इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एक एंड के साथ जुड़ा हुआ है, फिर इस दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा एंड तीसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से जुड़ा हुआ है और तीसरे रेजिस्टेंस का दूसरा एंड जो है अगले वाले रेजिस्टेंस के पहले एंड से जुड़ा हुआ है, अगले वाले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड अगले वाले उससे अगले वाले रेजिस्टेंस के अगले एंड से जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से ये इस तरह की कॉम्बिनेशन को कहते हैं। ये जो आप देख लीजिए रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और याद रखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination resistances, sorry this current in each resistor is same। करंट तो सेम होगा लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। यहां पर आप फार्मूला देख लीजिए, V इज इक्वल टू IR, ठीक, करंट सब में सेम होगा, इसमें भी इतना I है, इसमें भी I है, इसमें भी, लेकिन R डिफरेंट है सबका, तो पोटेंशियल ड्रॉप सब में डिफरेंट होगा। इसमें डिफरेंट होगा पोटेंशियल ड्रॉप अकॉर्डिंग टू इट्स रेजिस्टेंस। जितनी इसकी रेजिस्टेंस होगी उसी हिसाब से ये पोटेंशियल खाएगा। इसमें से सपोज V वोल्ट हमने दे दिया यहाँ पर, तो वोल्ट V वोल्ट में से कुछ वोल्ट V1 मान लीजिए इसने कंज्यूम किया, सो दैट इसमें करंट I फ्लो हो गई। फिर इसी बाकी में से V2 इस R2 ने कंज्यूम किया, सो दैट इसमें करंट I फ्लो होगी। I तो सेम रहेगा सब में। इसमें V3 इसने फॉर एग्जांपल कंज्यूम किया, इस V में से V3 इसने कंज्यूम किया, सो दैट इसमें भी करंट I होगी एंड सो ऑन। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस रिमेन सेम, ये बात आप याद रखेंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट होगा। जाहिर सी बात है, करंट अगर सेम है तो पोटेंशियल वोल्टेज रेजिस्टेंस डिफरेंट होने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप उनके अक्रॉस डिफरेंट होगा। तो हम मान लेंगे बट पोटेंशियल ड्रॉप वेरीज according to their resistances, according to their resistances।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है कि करंट सारे रेजिस्टेंसेस में सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंसेस। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंसेस है R1, R2, R3 एंड सो ऑन, और करंट इसमें फ्लो हो रहा है I, एंड पोटेंशियल जो दे दिया हमने वो V है। अब देख लीजिए ये टोटल पोटेंशियल जो है ये डिफरेंट रेजिस्टेंस ने कंज्यूम किया, इसने V1, इसने V2, इसने V3 एंड सो ऑन। तो हम मान लेंगे V जो है इट इज टोटल पोटेंशियल, इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड जितने लगे होंगे उतने रेजिस्टेंस का अक्रॉस। तो मान लीजिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देख लीजिए करंट थ्रू रजिस्टर R1 कितना है, हम यहां पर लिखेंगे करंट थ्रू R1 इज इक्वल टू कितना I, और वो कितना है, अब देख लीजिए V इज इक्वल टू IR, मतलब I इज इक्वल टू V बाई R। तो ये I कितना होगा R1 के अक्रॉस, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा डिवाइड बाय उसकी रेजिस्टेंस, दैट इज V1 बाय R1। इसी तरह से करंट थ्रू R2 इज इक्वल टू, वो भी I ही है, लेकिन उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया V2 और उसकी रेजिस्टेंस है R2, सो V2 बाय R2। इसी तरह से R3 के अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा, सॉरी करंट होगी, वो भी होगी I, इट इज इक्वल टू V3 बाय R3। अब इस हिसाब से V1 कितना होगा, इट इज इक्वल टू IR1। इस हिसाब से V2 होगा IR2, इस हिसाब से V3 होगा IR3 एंड सो ऑन। तो इनको ऐड कर लेंगे, एडिंग दिस 1, 2 एंड 3, तो हमें मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, दिस ऑल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये डिवाइड कर लिए इसके साथ V बाई I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देख लीजिए V बाई I क्या है, V इज द टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाई द करंट, टोटल करंट। तो V बाई I इज इक्वल टू R, ये बन जाएगा R ऑफ दिस सर्किट, क्योंकि हमने टोटल पोटेंशियल दे दिया, इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो याद रखें, जब किसी सर्किट में रेजिस्टेंसेस जो है अगर वो पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनकी नेट रेजिस्टेंस जो R वो होती है बराबर रेजिस्टेंस R1 प्लस दूसरा रेजिस्टेंस प्लस तीसरा रेजिस्टेंस एंड सो ऑन, जितने रेजिस्टेंस लगे होंगे। तो हमें याद रखना चाहिए यहाँ पर, व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर इन कनेक्टेड इन सीरीज, नेट रेजिस्टेंस इज द, नेट रेजिस्टेंस जो होगा वो इन सारे रेजिस्टेंस का सम होगा, ये अलजेब्रिक सम होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे रेजिस्टर्स कंबाइंड इन पैरेलल। देखिए यहाँ पर एक सर्किट में बनाऊंगा, ये एक रेजिस्टर है R1, ये दूसरा रेजिस्टर है R2, ये तीसरा रेजिस्टर है R3, ये बहुत सारे हो सकते हैं एंड रेजिस्टेंस। ये देख लीजिए इस तरह से कंबाइंड है, ये सारे रेजिस्टेंसेस आप देख लीजिए इस पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान जुड़े हुए हैं। इसके दोनों एंड से यहाँ पर है एक, इसका भी एक एंड यहाँ पर, इसका भी एक एंड यहाँ पर, इसका भी एक एंड यहाँ पर, और हर एक रेजिस्टर का दूसरा एंड इस पॉइंट B पर है।
तो when resistors are combined in such a way that one end of each resistor is connected to a common point, say A, and another is connected to another common point, say B, then resistors are called connected in parallel. अब हम देखेंगे इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना रहेगा. जैसे इससे पहले वाले आपने में देखा कि अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस होता है उन सारे रेजिस्टेंसेस का एल्जेब्रिक सम R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. इसको लिखेंगे R1, ये R3 है. तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है इसको हम कहेंगे पैरेलल रेजिस्टर्स. अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर सपोज यहां से करंट I फ्लो हुआ. सबसे पहले एक और बात देख लीजिए, सारे रेजिस्टेंसेस है पोटेंशियल V के अक्रॉस जुड़े हुए. तो जितना इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल है वो V है, R2 के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल V है क्योंकि इसके दोनों एंड इस V के डायरेक्टली इस V के साथ जुड़े हुए हैं, और R3 के दोनों एंड से डायरेक्टली इस V के साथ जुड़े हुए हैं. सो पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर इज V. ठीक. अब जब ये करंट I यहां पर पहुंचेगी इस पॉइंट A पर, अब इसके लिए तीन रास्ते हैं फ्लो होने के लिए. एक तो इधर जाएगा R3 के, सपोज ये I3 है, इधर जाएगा, कुछ पोर्शन ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस R2, ये हो गया I2, और कुछ फ्लो होगा यहाँ पर, इसको कहेंगे I1, I2 और I3. होता क्या है कि यहाँ पर जब ये करंट I फ्लो होगी तो इसके लिए तीन रास्ते हैं. एक हो गया R1 की तरफ, दूसरा है R2 की तरफ, तीसरा रास्ता है इसको R3 की तरफ. और हर एक रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा ये डिपेंड करेगा इनकी रेजिस्टेंस पर. यहाँ पर V इज इक्वल टू IR, तो I कितना होगा, वही V बाई R. V तो सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन R चूंकि एक इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है एंड सो ऑन डिफरेंट है, तो ये करंट्स डिफरेंट होंगी. जितना यहाँ पर करंट होगा उससे डिफरेंट करंट यहाँ फ्लो होगा. डिपेंड करेगा कि इनकी रेजिस्टेंस क्या है, और यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा ये डिपेंड करेगा इसकी रेजिस्टेंस क्या है. यहाँ से कितना करंट होगा ये डिपेंड करेगा कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है. तो हर एक रेजिस्टर में कितनी करंट फ्लो होगी ये डिपेंड करेगा उसकी रेजिस्टेंस के हिसाब से. जब रेजिस्टेंस सीरीज में थी तब सिचुएशन डिफरेंट थी. करंट I यहां पर पहुंची थी तो उसको जाना ही जाना था इधर, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था. तो जब यहां इसको जाना था, ये फिर क्या कर लेगा, इस I को फ्लो करवाने के लिए उतना ही पोटेंशियल यहां से कंज्यूम करेगा. लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर पोटेंशियल सबके लिए सेम है, तो करंट्स अब डिफरेंट होंगी, डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के हिसाब से. तो लेट हमने लिखा कि R1 R2 इज द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल. तो अब देख लीजिए टोटल करंट जो है ये I यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई इन तीन ब्रांचेस में. सो टोटल करंट इज इक्वल टू I, इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर तीन ही रेजिस्टेंस है. अब यहाँ पर देख लीजिए एक और चीज, ये सारे फिर यहाँ से यहाँ पर फ्लो होगी करंट, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पहुंच जाएगी. इसकी करंट यहाँ से फ्लो होकर यहाँ ही पहुंच जाएगी, इसकी करंट भी यहाँ से फ्लो होकर यहाँ भी फ्लो पहुंच जाएगी. तो तीनों I1 I2 एंड I3 इसी पॉइंट B पॉइंट पे पहुंच जाएंगी. तो टोटल करंट यहाँ पर जो होगा वो फिर I ही होगा, इन तीन का सम. जितना करंट एंटर हुआ इस पॉइंट से, तो यहाँ से फ्लो होकर सारे यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो इस वापस भी I ही आ जाएगा. तो ये आप याद रखिए, दिस टोटल करंट इज I1 प्लस I2 प्लस I3. ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए पोटेंशियल अक्रॉस R1, पोटेंशियल across R1, it is equal to V is equal to IR, it is I1 R1. इसी तरह से पोटेंशियल अक्रॉस R2 is equal to V2 is equal to I2 R2.
ये V ही है, सॉरी यहाँ पर भी V ही होगा क्योंकि सबके दरमियान पोटेंशियल V है, सो V इज कॉल्ड I2R2। और तीसरा अक्रॉस R3 वो भी V ही है, इज कॉल्ड I3R3। अब दोबारा से देखेंगे, V इज इक्वल टू I1R1, दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू V बाई R1। इसी तरह से V इज इक्वल टू I2R2, दैट मीन्स I2 इज इक्वल टू V बाई R2, एंड V इज इक्वल टू अगेन I3R3, दैट मीन्स I3 इज इक्वल टू V बाई R3। अब हमारे पास ये है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हम लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट मीन्स I इज इक्वल टू I1 कितना है, V1 बाई R1, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब इस रिलेशन से देख लीजिए, I इज इक्वल टू V बाई R, तो I इज इक्वल टू V बाई R, इसके बदले हम लिखेंगे ये टोटल करंट है I, तो इस ये किसके बराबर होगा, V बाई R, टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब इस साइड का V और इस साइड का, अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, V बाई R दैट इज टोटल करंट इज इक्वल टू V बाई R1 करंट थ्रू रजिस्टर 1 प्लस V बाई R2 करंट थ्रू रजिस्टर R2 प्लस V बाई R3 करंट थ्रू रेजिस्टेंस 3। सो V बाई R इज इक्वल टू V कॉमन लिखिए 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, तो ये V और ये V कैंसिल, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब ये R क्या है, ये टोटल रेजिस्टेंस है। सो अब देख लीजिए, जब रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच रेजिस्टर। रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 2 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर व्हेन resistors are connected in parallel, net resistance, हम यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस नहीं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ये हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ नेट रेजिस्टेंस is equal to reciprocal of R1 plus reciprocal of R2 plus reciprocal of R3। सो ये बन गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। सो 1 by total resistance is equal to 1 by reciprocal of R1 plus reciprocal of R2 plus reciprocal of R3। तो ये है net resistances when they are connected in parallel। अब एक छोटा सा टॉपिक इसी के साथ देखिए, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस with temperature। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना चाहिए, किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने की से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आम रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है। सो विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, resistance of a resistor increases, and with the decrease in temperature, resistance of a resistor decreases। तो resistance at any temperature किसके बराबर होती है, याद रखिए आप, resistance at any temperature
इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री इंटू 1 प्लस अल्फा टाइम्स टेम्परेचर। वो जो टेम्परेचर था अभी, मान लीजिए अगर आपको देखना है कि 50 डिग्री टेम्परेचर पर कितनी रेजिस्टेंस होगी किसी एक रेजिस्टर की, वो होगी रेजिस्टर, अगर मान लें हम 50 डिग्री पर देखना चाहेंगे, रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री, रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री टेम्परेचर, रेजिस्टेंस 50 इज इक्वल उसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो 0 डिग्री टेम्परेचर पर होगी R0 इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा अभी मैं बताऊंगा क्या है, इंटू 50 डिग्री पे हमें देखना है तो 50 तो है ये आप फार्मूला आप याद रखिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फा टाइम्स दैट टेम्परेचर, जिसपे आपको देखना है रेजिस्टेंस कितनी है। दिस अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टर। ये अल्फा जो है ये डिपेंड करता है कि आपका जो रेजिस्टर है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। तो दिस अल्फा इज कॉल्ड दिस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो इस तरह से आपने देखा रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अगर देखेंगे आप यहाँ पर 50 डिग्री पर इतनी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर 40 डिग्री पर उससे कम होगी, 60 डिग्री पर इससे ज्यादा होगी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर हम मेटल्स की या कंडक्टर्स की बात करेंगे, कंडक्टर्स में क्या होता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन मेटल्स और कंडक्टर्स, ये आप याद रखिए बल्कि नोट ही कर लें, इन मेटल्स और कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस with the increase in the temperature and decreases with the decrease in the temperature. So in metals this alpha is positive, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, ये सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। सो इन सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो क्यों है वो हम उसी चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एंड इन सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन मेटल्स या कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका कारण यह है कि उससे पहले आपने पढ़ा था ये रेजिस्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ रिलैक्सेशन टाइम। अगर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इसका फिर टेम्परेचर से क्या वास्ता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन जिसको मूव करना है एक कंडक्टर में, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर टेम्परेचर अगर इस स्मूथली फ्लो होगा तो इसकी मतलब कि रेजिस्टेंस कम हो रही है। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इस इलेक्ट्रॉन की थर्मल मोशन इंक्रीज होती है, ये कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा थर्मल मोशन एजिटेशन की वजह से। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की थर्मल एजिटेशन, थर्मल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, तो उस पर ज्यादा एनर्जी हमारा फिर कंज्यूम हो जाएगा, तो ये सीधे सीधे इधर नहीं आएगा ड्यू टू दिस इंक्रीज इन द थर्मल मोशन। वो थर्मल मोशन किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से। जब थर्मल मोशन इंक्रीज होगा तो ये टाउ डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि जितनी देर तक वो बिल्कुल स्मूथली फ्लो हो रहा है उसको हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर भागने लगा कभी इधर भागने लगा, इसका थर्मल एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, तो स्मूथली फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब टाउ जो है उसका कम हो रहा है। सो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, सो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो इसी तरह से
कंडक्टर्स में सेमीकंडक्टर्स में क्यों होता है इस इंक्रीज इन द टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन सेमीकंडक्टर्स, ऐसा क्यों है वो हम उस चैप्टर में बताएंगे। अब एलॉयज जो होते हैं, एलॉयज में भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये जो रिलेक्शन टाइम एलॉयज में जो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है, इन एलॉयज resistance increases, slightly increases, resistance slightly increases with the increase in time, increase in time। तो ये with the increase in temperature, याद रखें एलॉयज में भी टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, लेकिन बहुत ही कम, निग्लेजिबली इंक्रीज होती है। तो आप यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि एलॉयज पर टेम्परेचर का जो असर है वो रेजिस्टेंसेस पर बहुत कम पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह अगले वीडियो में।